हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे केमिकल बॉन्डिंग तो चल ही रहा है, अब तक मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में शेप और ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी बातें बताई होगी, और ये इसलिए बताई थी क्योंकि अब मैं स्टेरिक नंबर से जैसे जैसे स्टेरिक नंबर बढ़ता चला जाएगा 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से हम हर एक मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट देखना जरूरी है कि हम अपना स्टेरिक नंबर निकालते कैसे। जैसे मैं इनिशियली जब बॉन्ड एंगल पढ़ा रहा था और बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर रहा था, तब भी मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया था कि डायरेक्ट तुम कैसे निकाल सकते हो स्टेरिक नंबर से। 3 मेथड बताए थे। एक तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि कभी भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो तुम्हें क्या कर देना है, कोई भी sp की पावर i क्या था, एक इंडेक्स था। क्या था? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड में मैंने तुम्हें बता दिया था कि उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो और उसके अकॉर्डिंग तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री और उसकी शेप पता होनी चाहिए, तभी तो तुम उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो। बात सिंपल है। लास्ट जो मेथड जो मैं तुम्हें बताया था, थ्योरेटिकल मेथड जिसे हम करते हैं, वो क्या था कि जब कभी भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसका एक स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मैं तुम्हें क्या बताया था कि फॉर्मूला लगाना, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस के मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन या मोनोवैलेंट एटम बोलो, मोनोवैलेंट एटम माइनस के कटायन और प्लस के अनायन चार्ज, माइनस के कटायन और प्लस के अनायन चार्ज। अब देखो, अब तुम ये फॉर्मूला ना कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी तुम्हें ये पता नहीं लगता कि जो मैं मोनोवैलेंट एटम यूज कर रहा हूं, क्या मोनोवैलेंट एटम यूज कर रहा हूं, इन मोनोवैलेंट एटम को पहचानने में आप हमेशा दिक्कत कर देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन टाइप जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे मोनोवैलेंट होंगे। चूंकि मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था बॉन्ड एंगल में, इसलिए मैंने वहां पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब मैं जब शेप और ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मोनोवैलेंट एटम कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो सिंपल सा, इस दुनिया में हर एक एटम जो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है वो भी मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे एक तो हमारा हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जितने भी हमारे हैलोजन हो गए वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, मोनोवैलेंट में चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर तुम ग्रुप की फॉर्म में देखोगे, किसकी, कि ग्रुप की फॉर्म में भी तो हमारे जो मॉलिक्यूल है वो एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH3। अगर इस CH3 को देखो, 3 इसके कंप्लीट है और 1 इसका खाली है, तो ये तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। या मैं तुम्हें एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं, मोनोवैलेंट का मतलब ये होगा कि जो एटम, क्या, जो एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, वही हमारा मोनोवैलेंट होगा। अब चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे CH3 हो गया। अब तुम्हें देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन OH हो सकता है, एक तरफ इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इधर से जुड़ सकता है तो मोनोवैलेंट हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन हो गया, अगर नाइट्रोजन की इधर की सारी वैलेंसी मैं फुल कर दूं तब भी हमारा नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही सारे डिराइव ग्रुप, जैसे साइनाइड हो गया, ये देखो हो गया। ऐसे ही HCN हो गया, क्या हो गया, HCN हो गया, ये आ गई डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसे ही OCN हो गया, ये ऑक्सीजन की, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो जितने भी एटम जिसमें देखो ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, CN हो गया, HCN हो गया, OCN हो गया। ऐसे ही एजाइड ग्रुप भी हमारा एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे, देखो इस तरीके से। अब इधर से भी एक वैलेंसी खाली है, इधर से भी एक वैलेंसी खाली है, तो एजाइड में भी जो हमारा ग्रुप होता है वो भी एक मोनोवैलेंट की तरह यूज होता है। जैसे सिंपल सा मैं तुम्हें एक एग्जांपल बोलूं, इधर देखो, मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे बताओ C6H6 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम फटाफट बता दोगे कि ये देखो सर, ये हमने बनाया बेंजीन और इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। मैं कहूँगा बात ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि C6N6 का मुझे बताओ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो तुम्हें दिखने में ये लगेगा कि C6N6 तो कुछ होता ही नहीं है, शायद एग्जाम में गलती दे दिया, नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन होना चाहिए था। अपना दिमाग लगाओगे, लेकिन क्यों लगाओगे? क्योंकि तुम्हें उन चीजों का पता ही नहीं है कि जो चीजें मोनोवैलेंट हो सकती है उसमें कोई नाइट्रोजन का ग्रुप भी आ सकता है। अब देखो C6N6 है, इससे मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं, तो इसकी
स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकती है, बहुत तरीका हो सकता है। जैसे मैं सिंपल सा बोल दूं, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से, जैसे कार्बन लो, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, ये देखो आगे एक बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होगी, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइनाइड ग्रुप। अब बताओ मुझे, तुम कैसे भी कर सकते हो। अब C6N6 का तुम्हें बना दिया, तो क्या बना दिया NCN। अब यहाँ पे देखो, जो ये साइनाइड ग्रुप है ये मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो तुम ये स्ट्रक्चर बनाने में सफल हुए। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि हाँ इस C6N6 में ये तुम्हें दिखने में तो लग रहा है एक बेंजीन की तरह, लेकिन इसमें 3 अलग है, और साइनाइड के 3 एटम अलग हो गए और नाइट्रोजन के 3 अलग हो गए। जैसे और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, इन चीजों को लिखते रहिएगा साथ के साथ। जैसे और चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो तुम्हारे पास एटम दे दिया, क्या दे दिया, ये तो था C6N6, जैसे C6H6 हो गया, C6N6 हो गया। ऐसे ही तुम्हें क्या दे दे कि C12N6 दे दे, बताओ इसकी क्या होगी। ऐसे ही तुम्हें क्या दे दे C6N18 दे दे, तो इसका क्या होगा बताओ मुझे। हर किस में इनकी सब की ज्योमेट्री कैसे निकालोगे, इसका तो मैंने बता दिया। अब देखो C12N6 दे रखा है, C12N6 में तुम क्या कर सकते हो बताओ भाई मुझे। इस नाइट्रोजन को तुम कैसे यूज कर सकते हो, साइनाइड की तरह यूज कर सकते हो। लो तीनों 6 के 6 हाइड्रोजन चले, 6 के 6 नाइट्रोजन चले गए। अब 6 के 6 नाइट्रोजन चले गए तो कार्बन कितने बचे 6। तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी, होगी कि नहीं होगी बोलो। लो साइनाइड ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं C12N6 बोलते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये क्या हो गया C6N18। अब बताओ C6N18 में तुम क्या कर सकते हो, इतना बता दिया। C6N18 में क्या कर सकते हो, अरे कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक ये स्ट्रक्चर बनाओ, 6 कार्बन यूज हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं 18, और जब नाइट्रोजन 18 है इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा नाइट्रोजन का ग्रुप लग रहा होगा जो यहाँ पे मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है। ये देखो अब एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो हर किसी पे क्या होगा N3 प्रेजेंट होगा, हर किसी पे क्या होगा N3 प्रेजेंट होगा, क्योंकि एजाइड भी एक मोनोवैलेंट ग्रुप की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है। हर एक मोनोवैलेंट ग्रुप तुम्हें किसी भी फॉर्म में दे सकता है। ये तो एक नेचुरल फॉर्म हो गई, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब नेचुरल फॉर्म है, तुम देखते ही पहचान लोगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ग्रुप आते हैं जिसे तुम नहीं पहचान पाते। अब साइनाइड है, अब तुम्हें सपोज करो कोई एग्जांपल ही दे दिया तुम्हें, मैं बोल दूं कि B और CN6 ले लो। अब तुम्हें क्या पता कि BCN3 में क्या हो सकता है कि जो CN ग्रुप है ये मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और मैं तुमसे पूछने लगूं कि इसका स्टेरिक नंबर क्या है। स्टेरिक नंबर तभी तो निकाल पाओगे जब तुम्हें ये पता हो कि जो ये साइनाइड ग्रुप है यहाँ एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, या मैं साइनाइड की जगह एजाइड लगा दूं, या मैं एजाइड की जगह कुछ और लगा दूं, OCN लगा दूं, कुछ भी लगा दूं। बस एक सिंपल खास बात याद रखना, अगर तुम कभी भूल भी जाओ कि देखो इन सारे ग्रुप में जितने भी ये ग्रुप है, इन सारे ग्रुप में एक चीज कॉमन है, वो क्या है नाइट्रोजन। इन सारे ग्रुप में एक चीज कॉमन है, वो क्या है नाइट्रोजन। जब कभी भी ऐसे CN, OCN, नाइट्राइड, ऐसे SCN, थायोसाइनाइड, ये जितने भी ग्रुप मिलेंगे उसमें हमेशा आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट ही मिलेगी। सिंपल है, क्लियर है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोनोवैलेंट का। अब होता क्या है कि कुछ डिराइव ग्रुप होते हैं। ड्राइव ग्रुप बोलो तो कि उनकी टेंडेंसी तो होती है डाइवैलेंट फॉर्मेशन की। जैसे अब मैं तुम्हें बोल दूं कि जो नाइट्रोजन है वो एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन कब, जब उसके पास ये दोनों जो ग्रुप प्रेजेंट है ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे CH3 हो सकते हैं, जैसे CF3 हो सकते हैं, जैसे OSO2F हो सकता है कि नहीं हो सकता, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो तुम्हें मैक्सिमम केस जब भी तुम देखोगे ना, मेटल के साथ इस तरीके से नाइट्रोजन मिलता है। कैसे लिखा हुआ मिलता है, इस तरीके से मिलता है। अब तुम वहां पे क्या गड़बड़ कर देते हो, तुम ये गड़बड़ कर देते हो कि जो ये CF3 ग्रुप दे रखे हैं ये 2 मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये नाइट्रोजन है, ये तो इसको तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। क्यों, देखो जब कभी भी नाइट्रोजन के साथ 2 ऐसे ग्रुप आ जाए तो समझ लो कि यहाँ पे एक मोनोवैलेंट ग्रुप है। क्या है, एक मोनोवैलेंट ग्रुप प्रेजेंट है।
ये चीज़ तुम गड़बड़ कहाँ करोगे मोनोवेलेंट में, जब तुम ज्योमेट्री और शेप बनाओगे। क्या बनाओगे, जब तुम ज्योमेट्री और शेप बनाओगे। अब सपोज करो ये मेटल था, अब तुम्हें अगर नहीं पता होता कि ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे मोनोवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो तुम क्या करते, इस मेटल को ऐसे लिखते और यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी को कंप्लीट कर देते और इसी के साथ ये देखो भैया ये चिपका दिया CF3। लेकिन ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। रीजन इज दैट क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे जो लगा हुआ है वो एक मोनोवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तुमने कभी नाइट्रोजन को और मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए देखा है? बताओ मुझे, देखा है क्या? नहीं देखा होगा। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए देखा होगा, सल्फर के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते देखा होगा, किसी मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के और उसके साथ ग्रुप लगते हुए तुमने देखे? नहीं देखा होगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब कभी भी तुम्हारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और कोई भी 2 ग्रुप उसकी साइड में प्रेजेंट हो, CF3 हो या SO2F हो या फिर OSO2F हो, ये सारे के सारे नाइट्रोजन इस केस में मोनोवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? मोनोवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही ये तो एक नाइट्रोजन हो गया, ऐसे ही दूसरा एक ऑक्सीजन भी होता है। अब देखो तुम्हें पता है कि जो ऑक्सीजन है हमारा OH ग्रुप है, ये एक मोनोवेलेंट की तरह बिहेव करता है, सिंपल है, पता है करता है। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह एक G ग्रुप को मान लेता हूं, और अब ये G कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप CF3 हो सकता है, ये ग्रुप NF3 भी हो सकता है, या ये ग्रुप तुम कोई भी ले लो, जो सबसे फेमस मिलता है ऑक्सीजन के साथ वो मिलता है OSO2F। इस तरीके का ग्रुप लगा होता है। इस ग्रुप को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत बार आ चुका है। जैम वालों देख लो ध्यान से, ये ग्रुप तुम्हें चुपके से चिपका के दे देगा। कैसे दे देगा कि XeFOSO2F, इस तरीके से तुम्हें लिख के दे देगा। और एक तो देखते ही तुम इसे भूल जाओगे कि ये क्या है। वो पूछेगा कि जो ये मॉलिक्यूल लिखा है Xe का, इसकी ज्योमेट्री बता और इसकी शेप बता। बताओ, अगर ऐसा ग्रुप आ जाए तो तुम देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ दे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि 2 ऑक्सीजन दे रखी है, SO2F दे रखा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल। उसने क्या काम कर रखा है, देखो ध्यान से। उसने काम क्या कर रखा है कि उसने इस तरीके से Xe लिखा है, ठीक है, और इस साइड में उसने फ्लोरीन लिखा है और इस साइड में उसने ऑक्सीजन लिखा है, और ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप अटैच है OSO2F, है कि नहीं है? अब यहाँ पे Xe क्या है, लीनियर शेप में है। किसमें है? लीनियर शेप में। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ या स्टेरिक नंबर निकालना चाहूँ तो स्टेरिक नंबर कैसे निकाल दोगे? इसके वैलेंस शेल में कितना हो गया, 1/2 × 8, ये फ्लोरीन ये ऑक्सीजन, कितने आ जाएंगे, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा, 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बता दूँ तो क्या हो जाएगा, sp3d। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए? अरे होगा कि नहीं? इसकी शेप बिल्कुल लीनियर होगी। कैसे? क्योंकि लोन पेयर आ जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से लोन पेयर आ जाएंगे, इस तरीके से ये इधर लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये कब पता लगता है, ध्यान रखो, जब कभी भी तुम्हें कोई ग्रुप ऑक्सीजन के साथ या तुम्हें कभी भी OSO2 ग्रुप दिख जाए ना क्वेश्चन में, तो वो हमेशा 2 ही एटम के साथ दिख सकता है, या तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ मिलेगा या फिर नाइट्रोजन के साथ। और हमेशा ये ग्रुप एक मोनोवेलेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि तुम इन सारी चीज़ को कंबाइन करके देखते हो, इसलिए तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये एक ही ग्रुप है। इसमें ये इस ऑक्सीजन से ये पूरा का ग्रुप OSO2F जुड़ा हुआ है। अरे कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तुम्हें ये लगे कि OSO2F, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट टच है, ये ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन इधर से ये अटैच होता है, तो देखो ये ऑक्सीजन मोनोवेलेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि मैं इसमें टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि हम मोनोवेलेंट किसको कंसीडर करें और बाईवेलेंट किसको कंसीडर करें। और जब इतनी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद फिर भी तुम्हें गलती करने का मौका मिल रहा है और तुम गलती कर रहे हो, तो फिर तो तुम पागल हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूँ। मानते हो कि नहीं मानते?
अब तुम्हें कोई भी ड्राइव ग्रुप आ जाए, कैसा भी आ जाए, कभी भी ऑक्सीजन के साथ हमेशा OSO2 ग्रुप मिलेगा, R मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन में ना एक बारीकी से ढूंढ लेना। ये तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हें दिख जाए ना कि OSO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही तुम्हें मिलेगा और वहां पे ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एम आई क्लियर? बोलो, है कि नहीं? सिंपल है। चलो अब हम कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि हमें डाईवैलेंट भी समझ में नहीं आता कि डाईवैलेंट एटम कौन से होते हैं, डाई एटम मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो वो सारे के सारे जो एटम जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? बाईवैलेंट होंगे। जैसे बताओ कोई एग्जांपल। तो तुम पहले एग्जांपल उठा के बता दो कि सर ऑक्सीजन, वेरी गुड, पता है मुझे। ऑक्सीजन से अलग बता दो, चलो बता। नहीं, ऑक्सीजन से अलग बताओ ना मुझे, देखो कितना जानते हो तुम। बताओ ऑक्सीजन से अलग डाईवैलेंट एटम कौन से होते हैं जो तुम्हें इस केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तूने बोल दिया कि सर ऑक्सीजन, बात ठीक है भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकती है, वेरी गुड। वो सारे के सारे एटम जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सारे के सारे बाईवैलेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, तुमने क्या देखा, ये भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऐसे ही सल्फर भी कर सकता है, बहुत कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? तुम्हें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जब कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो एक एटम से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये 2 वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, या इसके साथ एक और ग्रुप कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारे के सारे ग्रुप जब तुम्हें कार्बन इस फॉर्म में मिल जाए, डबल बॉन्ड और एक R ग्रुप इस तरीके से, R ग्रुप या R तो तुम्हें स्पेसिफिक नहीं कर रहा मैं, कोई भी G ग्रुप दिख जाए, तो वो सारा का सारा किसकी तरह बिहेव करेगा? बाईवैलेंट की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल देखो, तुमने एक बार क्वेश्चन में देखा होगा PCl3CF2, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। PCl3F2, इस केस में क्या होता है कि जो ये CF2 ग्रुप है ना, ये बाईवैलेंट की तरह बिहेव करता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? CF2, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये एटम हो गया, ये बाईवैलेंट की तरह बिहेव करता है। 5 और 3 8, क्या हो जाएगा? sp3। कर लोगे? नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन की तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अगर नाइट्रोजन को हमें मोनोवैलेंट दिखाना है तो हम 2 ग्रुप जोड़ते हैं। अब इसको हमें बाईवैलेंट दिखाना है, तो बाईवैलेंट के लिए मैं यहाँ पे कोई एक ग्रुप जोड़ सकता हूँ, G। ऑब्वियस सी बात है, हाँ जोड़ सकते हो। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या मिल सकता है तुम्हें? NOH भी मिल सकता है, यहाँ पे तुम्हें R भी मिल सकता है, यहाँ पे तुम्हें CF3 ग्रुप का भी मिल सकता है, यहाँ पे तुम्हें OSO2F भी ग्रुप मिल सकता है। तो जब कभी भी नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप अटैच होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बाईवैलेंट की तरह। क्योंकि ये सारी चीज़ आने वाले आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन होने वाली है, या तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर देखने को ये चीज़ें मिलेगी। हो गया। ऐसे ही दूसरा, ये तो था दूसरा डाईवैलेंट एटम, तो इनको तो तुम उसमें कंसीडर नहीं करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता शेप और ज्योमेट्री में और हाइब्रिडाइजेशन पे। ऐसे ही थर्ड हमारे क्या होते हैं? ट्राईवैलेंट एटम। क्या होते हैं? ट्राईवैलेंट एटम। अब बताओ मुझे फेमस एग्जांपल बताओ ट्राईवैलेंट एटम का। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन आया होगा दिमाग में। अब नाइट्रोजन से अलग बता दो। चला, नाइट्रोजन तो बच्चा जानता है ना गली का, और नाइट्रोजन से अलग बताओ क्या होगा? अरे सब चीज़ें सिखा ही रहा हूँ ना। तो कार्बन, अगर कार्बन को 3 बॉन्ड से अटैच कर दो और इधर कोई ग्रुप लगा दो G, तो कार्बन भी हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ट्राईवैलेंट एटम की तरह। ऐसे ही फोस्फोरस भी हमारा किसकी तरह बिहेव करता है? ट्राईवैलेंट एटम की तरह। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि HCP में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? अब बच्चे HCP को समझ के क्या समझने लगे? हेक्सागन क्लोज पैकिंग। तुम्हें दिख रहा है HCP? कुछ नहीं है, ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोस्फोरस है वो ट्राई एटॉमिक की तरह भी कर रहा है, सॉरी ट्राईवैलेंट की तरह भी कर रहा है। तो ये क्या होगा? ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये देखो, कार्बन के का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp, और लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। अरे कोई दिक्कत है? बताओ। इतना सारा कंसेप्ट इसलिए समझाया कि अब तुम्हें जब मैं स्टेरिक नंबर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ये 2-2 नंबर से स्टार्ट करूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी सारी चीज़ याद रखो। मोनोवैलेंट एटम कंसीडर करना है। मोनोवैलेंट एटम में कुछ तो तुम्हें हाइड्रोजन और हेलोजन साथ में दिख जाएंगे, उसके साथ हर एक ग्रुप वो एनायन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कटायन की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे तुम्हें लिख के दे दिया कि ये नाइट्रोजन है, देखो अब तुम्हें 2 फॉर्म में दे सकता है। ये तुम्हें OH दे दिया,
ये इधर ग्रुप हो गया, तो ये OH नेगेटिव की फॉर्म में भी मिल सकता है। ऐसे ही SH ग्रुप होता है तो ये S नेगेटिव की फॉर्म में भी मिल सकता है, मिल सकता नहीं। तो ये जब S के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है ना कि सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कोई दिक्कत है? अब देखो आगे का केस स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो अगर एक सिंपल सा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ये AB है और इस ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी AB मॉलिक्यूल है और A उसमें सेंट्रल एटम है, B इज द साइड एटम है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, सेंट्रल एटम पे होता है कि साइड एटम पे होता है? बताओ वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है कि साइड एटम पे होता है? सिंपल सी बात है, जब कभी भी कोई एटम तुम्हें दिखता है उसके ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है तो वो सारा का सारा किस पर होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। जैसे तुमने देखा होगा CF3 पॉजिटिव किसके ऊपर चार्ज होता है, साइड एटम पे होता है कि सेंट्रल एटम पे? बिल्कुल सेंट्रल एटम पे होता है। लेकिन ऐसे ही तुम्हें क्या दे दूँ CH3 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है, सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, जब कभी भी हमेशा तुम्हें किसी स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जब कभी भी तुम्हें किसी स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो वो हमेशा ही सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज में कंडीशन होती है कि वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर भी हो सकता है। क्या? कि वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर भी हो सकता है और वो साइड एटम पर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे कब होगा और वो साइड एटम पे कब होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, जब कभी भी तुम्हारा साइड एटम मोनोवैलेंट हो। क्या हो, ध्यान से रखो, जब तुम्हारा साइड एटम मोनोवैलेंट हो, मोनोवैलेंट साइड एटम होगा तो वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे होगा। लेकिन जब कभी भी तुम्हारा साइड एटम डाईवैलेंट हो या ट्राईवैलेंट हो, वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आपका साइड एटम पे होगा। किस पे होगा, साइड एटम पे। जैसे क्वेश्चन है, मैं तो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ चीजें। जैसे देख लो CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, BO3 2 नेगेटिव। और एग्जांपल लिखो या काफ़ी है? काफ़ी है, समझ जाओगे कंसेप्ट। मुझे बताओ कि ये इनके सब के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम पे है कि साइड एटम पे है? साइड एटम पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुम कार्बन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इस तरीके से एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही जब तुम सल्फर की बनाओगे तो सल्फर, ये जो सल्फेट निकल के आया है ये H2SO4 से तो आया है, 2 ऑक्सीजन इसमें से चली गई तो SO4 2 नेगेटिव हो गया। तो अब इसकी स्ट्रक्चर जब तुम बनाओगे तो सल्फर पे तुम्हें क्या कोई नेगेटिव चार्ज दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लो भैया कर लोगे, कोई दिक्कत है? ऐसे ही तो जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जब कभी भी तुम्हारा कोई साइड एटम डाईवैलेंट हो या ट्राईवैलेंट हो, तो जब तुम्हें नेगेटिव चार्ज दे रखो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो उसका मतलब होता है कि वो साइड एटम पर नेगेटिव चार्ज है, ना कि सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल दे दे और उस पर तुम्हें पूछ ले कि जो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये साइड एटम पे प्रेजेंट है कि सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है। या कभी भी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट पर जो चार्ज होता है क्या वो हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है, क्या वो हमेशा साइड एटम पे होता है? तो कंडीशन याद रखिएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है किसी स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई भी मॉलिक्यूल के, तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए कंडीशन आ जाती है, अगर साइड एटम मोनोवैलेंट है, जैसे मैंने क्या बता रखा, CH3 नेगेटिव, CF3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, जितने भी मोनोवैलेंट एटम होंगे, अब वो मोनोवैलेंट जितने तुम्हें बताए पीछे, वो सारे सबको मिला के जितने भी मोनोवैलेंट है, तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल एटम पे आ जाएगा। लेकिन अगर साइड एटम डाईवैलेंट आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है या नाइट्रोजन आ जाता है, उस केस में हमारा जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो साइड एटम पे प्रेजेंट होता है। तो इसको अंधा बना के याद मत रख लेना, उसमें ध्यान भी रख लेना कि जो नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी कंप्लीट कौन कर रहा है,
जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तो 3 वैलेंसी होती है, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मिलेगा तुम्हें, अब ऑक्सीजन के फॉर्म में दे दे, जैसे तुम्हें ये दे दे कि चलो ठीक है M, वो नेगेटिव दे दिया तो इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्यों, इसकी जगह या तो OH हो सकता है, अगर वो हाइड्रोजन को हटा के ये नेगेटिव चार्ज दे दे तो वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जनरली जितने भी डाइवेलेंट एटम होते हैं अगर वे एटम से अटैच है डबल बॉन्ड के थ्रू तो उनके ऊपर सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कोई दिक्कत है? हल्का आ गया तुम्हें पढ़ाते हुए बड़ा मुश्किल काम होता है कैमरे के पीछे पढ़ाना, समझे। जब तुम आओगे ना हमारी जगह पे पढ़ाने और सिर्फ एक कैमरे से ही देख के तुम्हें हर किसी को पढ़ाना पड़ेगा तो बोर हो जाओगे। एक रूम मिलेगा, आगे कैमरा होगा, बस बोर्ड पे लगे रहो तुम्हें एज्यूम करके, और हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ तुम पढ़ रहे हो पीछे। देखा कितनी खतरनाक इमेजिनेशन पावर लगा रखी है हमने। ऐसी इमेजिनेशन तो बस महाभारत में उस संजय के पास ही थी जो सब कुछ देख रहा था, पर वही हमारे पास है। मैं भी तो यही देख रहा हूँ कि तुम पीछे बैठे हो कैमरे के पीछे, बिल्कुल वो। अरे आया कुछ समझ में या नहीं आया? आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।